नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा किया था। जो एक एक्ट आया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, अंग्रेज़ों ने एक जो एक्ट लाया था जिससे कि कोई भी लोग किसी तरह का विवाद ना करे, षड्यंत्र ना करे। ऐसी उनको आशंका थी कि कभी ना कभी कोई ना कोई विद्रोह जरूर होगा। इसलिए सभी को नियंत्रण में रखने के लिए एक एक्ट को लाते हैं जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। वह ऐसा एक्ट था जिसमें लोगों को शंका के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके उपलक्ष्य में लोगों ने सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था। इसके बाद एक कांड हो जाता है जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को होती है। रॉलेट एक्ट के विरोध में जब इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, इसका विरोध बहुत जोर जोर से किया था। इन्हें सब लोग काला कानून, अंधा कानून, लंगड़ा कानून आदि नाम से पुकारते थे। आंदोलन पंजाब में तीव्रतम था, बहुत तेज, सबसे तीव्रतम आंदोलन पंजाब में था। वहाँ दो लोग थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। दोनों ने उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और बहुत जोर शोर से इसका विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट का 4 अप्रैल की घटना है। गांधी जी को पंजाब में प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि आप पंजाब में नहीं जा सकते हैं। गांधी जी को पंजाब से में प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी साबरमती आश्रम जाते हैं। वहाँ सत्याग्रह नामक सभा है। सत्याग्रह सभा में जा करके वहाँ से रॉलेट सत्याग्रह को शुरू किया था। इसके बाद 6 अप्रैल को ही महात्मा गांधी ने हड़ताल की अपील की थी कि हम हड़ताल करेंगे। 7 अप्रैल 1919 को सत्याग्रही साप्ताहिक अखबार निकाले गए थे। इसमें भी रॉलेट एक्ट को इसका विरोध किया गया था क्योंकि यह ठीक नहीं है, क्योंकि शंका के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना ठीक नहीं है। 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू आदि को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें धर्मशाला नामक स्थान पर नज़रबंद कर दिया जाता है। अब देखो, महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सत्यपाल मलिक किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, तीनों को गिरफ्तार करके धर्मशाला नामक स्थान पर नज़रबंद कर दिया जाता है। कमिश्नर आवास की तरफ बढ़ती भीड़ पर हालगेट पुल पर गोलीबारी होती है, जिससे आंदोलन बहुत तेजी से उग्र हो जाता है क्योंकि कमिश्नर की आवाज़ की तरफ बहुत भीड़ बढ़ रही थी। क्योंकि जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, तो वो लोग भीड़ में कमिश्नर की आवाज़ की तरफ बढ़ रहे थे। तो एक हालगेट पुल पर गोलीबारी की जाती है अंग्रेजी सेना द्वारा, जिससे चिढ़ करके, गुस्सा में आ करके यह आंदोलन उग्र हो जाता है। जब आंदोलन उग्र हो जाता है तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कई अंग्रेज पर हमला भी किया जाता है लोगों के द्वारा, भीड़ के द्वारा, जिसमें कुछ महिलाएं भी चोटिल होती हैं। जब कुछ महिलाएं चोटी होती हैं तो अंग्रेजों ने कहा ये तो बहुत गलत बात है, तो ये लोग और गुस्से में हो जाते हैं और 11 अप्रैल 1919 को पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है कि अब यहाँ मार्शल लॉ लागू होगा, यानी सेना कानून लागू किया जाएगा। जनसभा करने पर रोक लगाएगा इस माध्यम से कि यहाँ कोई जनसभा नहीं कर सकता। पंजाब का गवर्नर उस समय था माइकल ओडायर, जो मार्शल लॉ लाया था जो, और सेना का जनरल था जनरल आर डायर। पंजाब इसी के हवाले कर दिया गया, आप पंजाब की देख रेख आप करेंगे। इसलिए यहाँ मार्शल लॉ लागू किया गया है, इसका पूरा देखभाल आपको करना है। 12 अप्रैल 1919 को हिंदू सभा स्कूल में एक मीटिंग होती है और कन्हैयालाल की अध्यक्षता में 13 अप्रैल में जलियांवाला बाग में जनसभा होगी, ऐसा निर्णय लिया गया। बाद में कन्हैयालाल ने अपना नाम वापस ले लिया। लोगों ने कहा हम बदलेंगे नहीं समय, 13 अप्रैल को ही जनसभा करेंगे और भारी जनसभा करेंगे जिससे लोगों को छुड़ाया जा सके। महात्मा गांधी, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल मलिक सभी को
इनके विरोध में ऐसा था। अब 13 अप्रैल 1919 की घटना बैसाखी वर्ष था, बैसाखी वर्ष का पर्व था। जलियांवाला बाग में जनसभा होती है, इसमें लगभग 20,000 लोग एकत्रित होते हैं। जब 20,000 लोग एकत्रित होते हैं, उन्होंने अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल मलिक सैफुद्दीन किचलू गांधी जी की विरोध में जनसभा की थी कि इन्हें रिहा कर दिया जाए, इनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ आपने शंका के आधार पर गिरफ्तार किया है। जनरल आर डायर और लगभग 50 सैनिकों के साथ बाग में पहुंचता है और बिना चेतावनी दिए गोलीबारी कर देता है गोलीबारी की। देखो, अब 1650 राउंड फायर मारता है, गोली समाप्त हो जाती है और कर्फ्यू के दौरान गलियों में भी लोगों को गोली मारी जाती है। इससे यह एक भयानक घटना था जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। ऐसी नरसंहार आज तक कभी नहीं हुआ था। लोगों ने, बच्चे बूढ़े जवान, किसी को भी नहीं बख्शा और जिस पर लगा उस पर गोली चलाते गए। खून की नदियाँ जैसे लथपथ हो गए सभी लोग। कहा जाता है उसमें एक कुआं था, उसमें काफ़ी लोग बचाव के लिए उस कुएं में कूदे और एक दूसरे के ऊपर कूदते कूदते काफ़ी लोग उस कुएं में भी दबकर मर गए थे। हजारों लोग उसमें मर गए थे। ऐसी दर्दनाक घटना को देख करके पूरा देश तब रह गया, अरे ये क्या हो गया, अंग्रेजों ने ये क्या कर दिया। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसके उपलक्ष्य में लाला लाजपत राय ने कहा, यह वर्ष सुधारों के लिए, इस हत्याकांड के लिए इसे याद किया जाएगा, क्योंकि यह वर्ष सुधारों के लिए था और इस हत्याकांड के लिए इसे याद किया जाएगा। सिरोल ने कहा, यह काला दिन है। दीनबंधु एंड्रूज ने कहा, यह जानबूझकर किया गया कार्य है, क्योंकि ऐसी घटना को अंजाम देना जानबूझकर ही तो है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, जिसे सर की उपाधि दी गई थी नाइटहुड की 1916 में मिली थी, उसको उन्होंने वापस कर दिया। इसी कांड से सरोजिनी नायडू ने भी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, 1908 में बाढ़ के लिए इन्हें मिली थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे कहा कि यह एक कत्लेआम है। शंकरन नायर ने गवर्नर की कार्यकारी परिषद में सदस्य के रूप में रहते थे, इन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इस घटना से सभी का मन स्तब्ध रह गया। सभी बहुत दुखी हुए, क्योंकि ऐसी घटना, दर्दनाक घटना, नरसंहार अंग्रेजों के द्वारा किया जाना ठीक नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिसे साम्राज्यवादी लोगों ने जनरल डायर की बहादुरी के लिए शाबाशी दी, जब कुछ साम्राज्यवादी थे जो अंग्रेजी थे, इन्होंने जनरल डायर की बहादुरी के लिए शाबाशी दी, अरे अब आप तो बहुत बहादुर हो। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर को संबोधित किया गया कि आप बहुत अच्छा काम किए हैं, आप लोगों को मारे हैं, खून की नदियाँ बहा दिए हैं, यह बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया, आप ब्रिटिश साम्राज्य के शेर हैं। 12,000 पाउंड पुरस्कार भी दिया गया और एक तलवार भी ने गिफ्ट में दी गई। आप जो नरसंहार किए हैं, कत्लेआम किया है, खून की नदियाँ आप जो बहाए हैं, इसके लिए आप शाबाशी के हकदार हैं। ऐसी चर्चा की गई, ऐसी बात की गई, ऐसा कहा गया ब्रिटेन में। साम्राज्यवादी ने इन्हें बहादुर कहा, बहादुर शेर कहा। पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर ने आर डायर के कार्य को उचित ठहराया। जो पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ आर डायर, जो ने ये हत्याकांड से संबंधित इनको कहा कि आर डायर का कार्य उचित था, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए अचानक कुछ गोलियां चलाई गईं, जिससे लोगों को मृत्यु हो गई और आपस भगदौड़ में एक दूसरे के ऊपर कुचल कर मर गए। ऐसी इन्हें बताया, अगर ये तो उचित घटना है। इसके बाद मॉर्निंग पोस्ट एक अखबार के माध्यम से डायर के लिए 30,000 पाउंड चंदा भी इकट्ठा किया गया। अंग्रेजी सरकार की नीयत खुलकर सामने आ गई। क्या क्या चाहते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को मानने के लिए इनके पास दिल नहीं था, जो जैसा चाहा वैसा करता गया। इससे पहले काफ़ी लोग सहायक संधि, राज हड़प नीति और संग्राम आदि की शिकार किया था, लेकिन ये ऐसी घटना थी जो लोगों को मन को
ऐसा ठेस पहुंचाया कि जिससे अंग्रेजों की जो नीयत थी वो खुलकर सामने आ गई। इसके बाद जो कांड हो गया, इसमें दो जांच की आवश्यकता थी। तो एक हंटर कमेटी, एक सरकारी कमेटी बनती है इसकी जांच के लिए, इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई। हंटर कमेटी सरकारी थी, इसके अध्यक्ष थे हंटर अब्दुल, 1919 में आई थी। यह मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और भारत सचिव ने जुलाई 1920 में इसे जारी किया था। मार्च में रिपोर्ट आई लेकिन जुलाई में इसे जारी किया। इसमें 8 सदस्य थे, 3 भारतीय थे, 5 अंग्रेज थे। भारतीय 3 थे, चमनलाल, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान। ये 3 सदस्य भारतीय थे और 5 सदस्य थे। यह परिणाम यह निकलता है, कहते हैं कि 379 लोग ही मारे गए हैं और 1200 घायल हुए। डायर निर्दोष है क्योंकि मार्शल लॉ जायज़ था। लोगों ने इसका विरोध किया था, इसीलिए गोलीबारी, कुछ गोलियां चलाई गई जिससे लोगों को मृत्यु हो गई। और एक कमेटी गठित हुई थी इसकी जांच के लिए, तहकीकात कमेटी। यह कांग्रेस ने नियुक्त किया था इसका। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय और 9 सदस्य थे जो सभी भारतीय थे। इन्होंने कहा अपनी जांच में कि डायर जिम्मेदार है और सजा की मांग की गई। मृतकों को आर्थिक सहायता देने का इन्होंने प्रस्ताव रखा। तो एक नोट देख लेते हैं। इस जांच से पहले ही संसद ने क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके दोषियों के माफी का प्रबंध कर दिया था। इससे पहले ही कर दिया था, जांच कमेटी से पहले ही। और कहा गया डायर से त्यागपत्र ले लिया गया और वह ब्रिटेन चला गया। बाद में उसे एक रेंज फाइटर, जो दूसरे विमानों का पता लगाना जिसका काम है, रेंज फाइटर का आविष्कार इन्होंने किया था, कि जो दूसरे विमानों को पता लगाता था, रेंज फाइटर का आविष्कार किया था डायर ने। और 23 जुलाई 1927 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो ये घटना किया था, इसकी जिम्मेदार अंग्रेज थे। इसके लिए उपलक्ष्य में एक लड़का था ऊधम सिंह, वह जलियांवाला बाग का प्रत्यक्षदर्शी था। वह अपने आंखों से देखा था इस नरसंहार को और उसके मन में यह प्रण लिया कि हम बदला लेंगे। बदला लेने का वह प्रण लिया, कसम खाता है कि ये इसको बिना मारे हम ये प्रण लिया। कई देशों में भटकते हुए, काम करते हुए वह 1933 ईस्वी में लंदन पहुंच गया और 9 एल्डर स्ट्रीट पर निवास करने लगा। उसने वहाँ पर ही एक रिवॉल्वर खरीदी तथा 6 कारतूस खरीदी, क्योंकि वह मारने का वो निश्चय किया था। 13 मार्च 1940 को लंदन में रॉयल एशियन सोसाइटी कैप्टन हॉल में एक कार्यक्रम चल रहा था। इसमें पंजाब का डायर माइकल ओ डायर भी उपस्थित था। ऊधम सिंह ने, राम मोहम्मद सिंह के नाम से जाना जाता ऊधम सिंह को, ऊधम सिंह ने डायर की गोली मारकर हत्या कर देता है। उसी जो कार्यक्रम चल रहा था, सभा में बीचों बीच सभी की सभा में उन्हें गोलियां उनके सीने में उतार देता है और अपना बदला पूरा करता है। गोली मारने के बाद वह आत्मसमर्पण कर देता है कि मैंने जो कसम खाई थी उसको पूरा किया और हमें अब जीने का कोई फायदा नहीं, हम मरने के लिए, फांसी के लिए तैयार हैं। 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले जेल में उन्हें फांसी दी गई थी, क्योंकि वह जो करना चाहता था वह कर दिया। ऐसी घटना के बारे में आपने देखा दोस्तों। इसके बाद हम आगे का जो है अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो जो इसको आप अगर सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए और एक एक शब्द को पढ़िए। पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन हल करिए। आप पूर्वावलोकन ले लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज एक एक ले लीजिए और क्वेश्चन को हल करिए। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।